आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि बायोसाइंस का वो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम प्लांट, एनिमल और मिनरल ऑर्गन के क्रूड्स प्रोडक्ट को डील करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फार्माकोग्नोसी। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्लांट जिसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूज़ के लिए किया जाता है, इसके जो ट्रेडिशनल स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस विषय को कहा जाता है मेडिकल एथिनोबोटनी। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेडिकल एथिनोबोटनी वह ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग प्लांट के मेडिसिनल यूज़ को पढ़ते हैं उसके ट्रेडिशनल तरीके से। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि साइंस का वो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग मेडिसिनल सब्सटेंसेस के फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एथनो फार्माकोलॉजी। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उस स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट के मेडिसिनल यूज शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी वह विषय है जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट के मेडिसिनल सब्सटेंसेस को पढ़ा जाता है और उसे समझा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि उस स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें प्लांट से ऑब्टेंड किया गया केमिकल के बारे में स्टडी की जाती है, उसे समझा जाता है और दवाओं के अनुप्रयोग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री वह विषय है जिसमें शामिल है प्लांट के द्वारा प्राप्त किए गए केमिकल के स्टडी। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस स्टडी को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें हर्ब्स और हमारे शरीर के मौजूद होने वाले, इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स के बीच में इंटरेक्शन की पढ़ाई होती है। तो इसका सही आंसर है हर्बल इंटरेक्शन, यानी ऑप्शन सी। हर्बल इंटरेक्शन एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स और हर्ब्स के बीच के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें मरीन ऑर्गेनिज्म यानी समुद्री जीव जंतु से प्राप्त केमिकल का उपयोग करके दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मरीन फार्माकोग्नोसी। मरीन फार्माकोग्नोसी एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग समुद्री जीव जंतुओं से ऑब्टेंड केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन पहला फार्मासिस्ट है। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर होगा गैलेन। गैलेन वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीचे 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिससे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में वो कौन सा व्यक्ति है जिसने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि ओपियम भी उसमें शामिल था। क्या करने के लिए? पेन को रिलीफ करने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, गैलेन। गैलेन वो व्यक्ति थे जिन्हें पहला फार्मासिस्ट भी कहा जाता है जिन्होंने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया पेन को रिलीफ करने के लिए। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट किया, कोशिशें की डेवलप करने के लिए सॉल्ट, जिनमें इस्तेमाल किया जाता है क्रिएटिव एजेंट के रूप में। क्रिएटिव एजेंट के रूप में जिस व्यक्ति ने मिनरल सॉल्ट का इस्तेमाल किया उसका व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरासिलुसस। पैरासिलुसस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मिनरल सॉल्ट का इस्तेमाल किया यूनिवर्सल रूप में, क्रिएटिव एजेंट के रूप में। यहाँ पर क्यूरेटिव एजेंट का मतलब होता है कि वह प्लांट मेडिसिन जिसका इस्तेमाल दर्द से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नीचे चारों में से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पुराना हर्बल डॉक्यूमेंट लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा सेनोंग। सेनोंग वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट तैयार किया था। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि नीचे चारों ऑप्शन में वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लांट्स को 50 ग्रुप्स में बांटा जिसमें हर ग्रुप में 10 हर्ब्स मौजूद थे और हर जो हर्ब्स थे वो पार्टिकुलर इलनेस, बीमारी के लिए थे।
तो ये जो काम किया था जिन्होंने, उनका नाम था चरक। चरक वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट को 50 ग्रुप्स में बांटा, जिसमें हर ग्रुप्स में 10 हर्ब्स थे और जो भी हर्ब्स थे वो किसी न किसी बीमारियों से जुड़े हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आर्टिमिसिन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये एंटी मलेरियल एजेंट है? क्या ये एंटी कैंसर एजेंट है? क्या ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है? या ये एंटी एमेटिक एजेंट है? तो इसका सही आंसर होगा कि जो आर्टिमिसिन है ये एंटी मलेरियल एजेंट है। सो यहाँ ऑप्शन ए सही हो रहा है, एंटी मलेरियल एजेंट। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में कौन सा दवा है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसे कहते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्स्कोलिन। फॉर्स्कोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के इस्तेमाल में किया जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से वो कौन सा सब्सटेंस है जिससे बायो एबिलिटी बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पेप्रिन। पेप्रिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको लेने से हमारे शरीर के अंदर बायो एबिलिटी की मात्रा, उसके जो प्रतिक्रिया है, उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ जाता है। आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में कौन सा एंटी कैंसर एजेंट है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है टैक्सोल, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैंसर को खत्म करता है, यानी एंटी कैंसर एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन सा ड्रग्स जो है वो विटामिन पी का सप्लीमेंट है और साथ में ये कैपिलरी परमेबिलिटी फैक्टर को भी ठीक करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूटिन। रूटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि विटामिन पी का सप्लीमेंट है और ये कैपिलरी परमेबिलिटी फैक्टर को भी ठीक करता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में कौन सा एंटी मलेरियल एजेंट है? तो ये पहले भी बताया था, जो आर्टिमिसिनिन है वो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिमिसिनिन।